नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मनीष। और एग्जिट पोल जो है वो तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जो है एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। और बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस बार के एग्जिट पोल पर, क्योंकि कई सारी हमने गलतियां ऑलरेडी देखी हैं। और जिस तरीके से जो ग्राउंड लेवल पे चीजें चल रही थी, उसके बाद फिर जो एग्जिट पोल आए और कई लोग ने हमने बात की तो ये भी बोला कि ये एग्जिट पोल तो जो है वो ऐसे आने वाले हैं, वो तो पहले से ही मालूम था। और इसी पे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे और मुंबई और महाराष्ट्र के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से जानते और समझते हैं, निरंजन सर हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले तो 4 PM पे। धन्यवाद, शुक्रिया। निरंजन जी, आपने देखा इस बार महाराष्ट्र की राजनीति 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, अलग ही लेवल का इस बार इलेक्शन था। 2019 तक तो चलिए एक पार्टी हुआ होती थी, चाहे एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें। इस बार दो शिवसेना, दो एनसीपी, असली नकली की कहानी सामने आई और दो राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। तो कैसे पूरा सर अभी आप देख रहे हैं, कुछ अपने विश्लेषण के आधार पर कुछ बता पाए किस तरफ जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति? जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं खुद इस चुनाव में बहुत इन्वॉल्व था। मैं खुद कैंपेन कर रहा था और इसमें और पूरे महाराष्ट्र में करीब मेरी 62 सभाएं हुई। और जैसे कि आप जानते हो कि कर्नाटका के असेंबली चुनाव जब हुए, तब कर्नाटका असेंबली चुनाव के दौरान कई सारे सामाजिक संगठन, कई सारे लेखक, कवि, कलाकार, ये सारे प्रचार में जुड़े थे। उसी तरह से इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में भी हुआ। कई कई लोग इसमें, आपको पता होगा, जी। मैं तो था ही। विश्वंभर चौधरी जो एक पुणे के एक्टिविस्ट है, असीम सरोदे एडवोकेट थे, किरण माने जो फिल्म एक्टर है, इसके अलावा कई सारे इस किस्म से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पोएट्स, ये इस चुनाव में इन्वॉल्व थे बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने में। और ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि मैं आप जानते हो मैं पत्रकार रह चुका हूँ, हमने साथ काम किया है, तो मेरी ये हमेशा आदत रही है कि मैं ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करता हूँ। मतलब ये जिस किस्म से ये गोदी मीडिया करता है, अदानी अंबानी के चैनल करते हैं, उस तरह से नहीं कि चुने हुए लोगों से ही बात कर रहा। आम सफ़र करते हुए हर 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 जगह पे, मोहल्ले में, हर जगह पे वो लोगों से बात कर रहा, तो समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। मैं आपको बताऊं, जी। मैं इस चुनाव में आपने कहा दो एनसीपी, दो शिवसेना, तो मैं पूरे प्रचार के दौरान ये कह रहा था कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये नरेंद्र मोदी के दो अग्निवीर है। और सेना में अग्निवीर योजना लाई है जहां जवान को 4 साल मिलेंगे, यहां दोनों को मिला के 4 साल। और तीसरा अग्निवीर जी। बाद में लाया राज ठाकरे इसमें। तो ये तीनों अग्निवीर थे, इनका सिर्फ इस्तेमाल करना था भाजपा को, और उसके बाद में भूल जाना है, फेंक देना है। बाद में इनको कुछ, जी। उनका कुछ पॉलिटिकल करियर रहने वाला नहीं है। आज महाराष्ट्र की पूरी कैंपेन के बाद जो देखा है, ये मंदिर और 370 वगैरह तो कहीं, मतलब उसकी आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। ये दो मुद्दों की, हर जगह पे संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, किसानों को न्याय देना और युवाओं की बेरोजगारी, यही 4 मुद्दे थे पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में। और मुझे लगता है कि ये आम आदमी ने अपने हाथ में चुनाव लिया था महाराष्ट्र का। ये कई जगह देखा, नंदुरबार जैसे आदिवासी इलाके में मैं गया था, और यहाँ ये वो उन्होंने, बीजेपी ने कैंपेन किया था कि 200 रुपए गैस सिलेंडर के कम किए। तब एक आदिवासी आदमी ने मुझे उसकी रिएक्शन दी थी कि लाश की दाढ़ी बनाने से जनाजे का बोझ कम नहीं होता है। ये एक हम्म। आदिवासी की रिएक्शन थी। शहरों में काम करने वाले, नौकरी करने वाले, पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे गांव में जाकर अपने बुजुर्गों से ये, मतलब ये कह रहे थे, गांव गांव में मीटिंग ले रहे थे कि हमारा तो हो जाएगा, आपका तो हो गया, लेकिन हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा अगर संविधान नहीं रहेगा, अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो। और जो आदिवासी, मतलब मणिपुर में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने की घटना हुई, उसके बारे में बहुत गुस्सा लोगों में था। दलितों के साथ जो हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, वो जो गुस्सा था वो इस चुनाव में आएगा। मुझे यकीन है महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को 34 से 40 तक सीट
के बीच में सीट्स आएंगी इंडिया अलायंस की। जी जी और ये जो पूरा, हाँ बोलिए बोलिए। ये भी मैं जानना चाह रहा था कि जैसे अभी हमने एग्जिट पोल देखे और तमाम चैनल्स पे, जैसा कि हमने इंटरव्यूज भी देखे थे, और जाहिर सी बात है ऐसा ही इंटरव्यू की उम्मीद भी हम कर रहे थे कि कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई तीखे सवाल तो करने वाला नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल जो अभी आ रहे हैं, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, अभी इंडिया की बात तो बाद में करेंगे। महाराष्ट्र में जहाँ डामाडोल स्थिति चल रही थी, हमने भी कई जगह रिपोर्टिंग की, और जो फैक्टर दिखे यहाँ पर, कई सारे फैक्टर हमने नोटिस किए। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा सर कि किस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, 50-50 बता रहे हैं लोग कि 22 से 24 सीटें जो है वो एनडीए को जाएंगी, महायुति गठबंधन को, एमवीए गठबंधन जो है वो फिर 25-24 सीटें, ऐसे 50-50 बता रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल जो है, और जो रीजनल लेवल पे मैंने देखा, रीजनल लेवल पे तो एनडीए गठबंधन को और कम सीटें कर दी गई है। जो यहाँ के लोकल चैनल्स के हमने देखे, 20, 22, 21 सीटें बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या, क्योंकि आपने बहुत देखा, आपने बहुत सारे जगह पे आप गए, बहुत सारे महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके वहां पर भी गए, तो क्या आकलन कह रहा आप? जी देखो, अब वो जो एग्जिट पोल है, पहले तो ये अदानी जी अंबानी के चैनल दिखा रहे हैं, ये पूरा एग्जिट पोल। तो उनको पोल से या लोगों के इससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये एग्जिट मोदी पोल है बेसिकली किया हुआ। तो जी ये कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये पहली बात तो ये है। उनको मैं उस दिन कहा था कि शनिवार को एग्जिट पोल आ रहे हैं, मंडे को एक्चुअली काउंटिंग रखना चाहिए था चुनाव आयोग ने, लेकिन काउंटिंग रखा है ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे में वो स्टॉक मार्केट में तेजी लाना चाहते हैं। और आज आप हम्म देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स पहली बार एक दिन में कुछ घंटों के भीतर 2250 अंक ऊपर गया है। हम्म ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, कल के बाद मार्केट क्रैश होने वाला है। इसलिए हम्म जानबूझकर ये हुआ है। ये एग्जिट पोल उस स्टॉक मार्केट में बूम लाने के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था। ये मैन्युफैक्चर्ड हम्म एग्जिट पोल है। अब महाराष्ट्र की आपने बात की थी, वो कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के 12 से 13 उम्मीदवार आएंगे और शिवसेना के 14 से 15 उम्मीदवार चुन के आएंगे। अब शिवसेना और एकनाथ शिंदे की पार्टी 15 जगह पे आमने सामने लड़ रही है। जी एकनाथ एकनाथ शिंदे की पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ये 15 जगह पे आमने सामने लड़ रही है। तो दोनों को 12 या 15 सीट कैसे आ सकती है? हम्म इसका मतलब ये कंप्लीटली फॉल्स, फैब्रिकेटेड और फ्रॉड है ये पूरा हम्म एग्जिट पोल। अब राजस्थान जैसे स्टेट में जहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स 25 है, वहां भाजपा को 33 दिखा रहे हैं, 33। हम्म हिमाचल जहां टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है, वहां भाजपा को 6 दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में हम्म कांग्रेस को 15 दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस लड़ रही है 9 सीट्स पर। हम्म तो ये क्लियर कट, मतलब मैं ये कह भी रहा था, मैं एक जर्नलिस्ट के ग्रुप पर वो डाला भी, राजीव सरदेसाई को, कि ये आंकड़े पढ़ते वक्त भी आपको चुभने चाहिए थे कि इतने गलत आंकड़े जो कॉमन सेंस भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये कैसे आप दे रहे हो। लेकिन वो है, गोदी मीडिया है, तो वो कल तक गुलामी करेंगे, कल के बाद उनकी भी गुलामी खत्म हो जाएगी। जी ये जो आप बता रहे थे कि हम लोग गए सभाओं की, बहुत सारी सभाएं की, और लोगों के रिएक्शन भी देखे हमने। एक रिएक्शन हमने रिपोर्टिंग के दौरान नोटिस किया था रंजन जी, कि आप भी इस पे बताइएगा। एक जो उद्धव ठाकरे को लेकर के जो कॉमन पब्लिक है महाराष्ट्र का, उसका एक बहुत ही सिंपैथी, एक कह सकते हैं सिंपैथी वोटों की पार्टी टूटने के बाद, जो 2022 में जो फॉर्मूला तैयार किया गया था कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर इस समय होंगी, 2024 में जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन 2024 में उल्टा हो गया महाराष्ट्र का। तो ये फॉर्मूला तैयार किया गया था इनके लिए, वो तो उल्टा दिखाई दे रहा है। जी, मतलब ये अंदेशा ही नहीं, उनको नहीं आया कि इस किस्म हम्म से शिवसेना तोड़ने के बाद या इस किस्म से राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ने के बाद एक्चुअली सहानुभूति आम मतदाताओं की उनके साथ जाएगी, इसका अंदेशा शायद हम्म भाजपा को नहीं आया। वो सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते थे और सत्ता हथिया कर अपने कंट्रोल में चुनाव करवाना चाहते थे। तो वो उन्होंने किया, उनको जो करना था उन्होंने किया। लेकिन स्पेशली 2019 के असेंबली इलेक्शंस के बाद कोविड आया, और उस कोविड के 2 सालों के दौरान उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से चीफ मिनिस्टरशिप की जिम्मेदारी निभाई,
एक फैमिली का मतलब फैमिली पर्सन की तरह वो रोज लोगों से बात कर रहे थे। अब हमको मालूम है धारावी जैसी जगह जहाँ पर इतनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, जहाँ पहले तो डर ये था कि सबसे ज्यादा अगर कहीं इस महामारी का असर होगा तो वो धारावी में होगा, लेकिन सबसे कम हुआ क्योंकि बहुत इफेक्टिवली पूरी यंत्रणा मेडिकल फैसिलिटीज की, क्योंकि केंद्र सरकार हर जगह पे उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था राज्य सरकार को। उसके बावजूद इतनी अच्छी तरह से वो पूरा कोविड का दौर में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि ऑटोमेटिकली जो शिवसेना का नहीं है उसको भी उद्धव ठाकरे के साथ एक अटैचमेंट बॉन्डिंग जैसा क्रिएट हो गया था। हमने देखा आज इस चुनाव में मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा किसको चाहते थे, मुस्लिम मतदाता वो उद्धव ठाकरे को चाहते थे, क्योंकि उन्होंने संभाला था बिना किसी भेदभाव किए, ना जात का भेदभाव किया था, धर्म क्या किया था, पंथ का किया था, किसी भी किस्म का भेदभाव किए बिना उन्होंने लोगों को संभाला था। ये महाराष्ट्र ने देखा था और महाराष्ट्र के लोग एहसान फरामोश नहीं है, तो उनकी ये बॉन्डिंग बन गई थी। दूसरी बात, शिवसेना तोड़ने के बाद या राष्ट्रवादी तोड़ने के बाद फुट सोल्जर है जो रास्ते पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो तो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहा, वो शरद पवार जी के साथ ही रहा, वो छोड़ के नहीं चले गए, वो उन्हीं के साथ रहे। और उसी की वजह से पहले से ये गारंटी थी कि डेफिनेटली जब भी चुनाव होंगे तो ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार तो खत्म हो जाएंगे पॉलिटिकली। जी, तो आपका आकलन क्या कह रहा है कि कितनी सीटें जो हैं, हम तो एग्जिट पोल तो देख ही रहे हैं और कितने सवाल खड़े हो रहे हैं एग्जिट पोल पे वो भी हम देख रहे हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है कि जो महायुति है वो कितने सीटों तक पहुंचेगी, और अगर इनकी सीटें कम होती हैं तो जो तीनों अलायंस है, चाहे अजित पवार की एनसीपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या बीजेपी हो, इनमें कमजोर कड़ी कौन साबित होने वाला है? और वही बात एमबीए के पर्सपेक्टिव भी मैं पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र के चुनाव में मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस जो है या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं उसको 36 से 40 के बीच में उनकी सीटें आएंगी। इस चुनाव में अजित पवार का एक भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। और भाजपा के जो आएंगे तो भाजपा हम देखेंगे कितना नंबर कम हो रहा है। स्पेशली मैं अगर कहूं तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बहुत गुस्सा था लोगों के मन में, बहुत गुस्सा था। जिस तरह से एरोगेंटली पूरा काम वो कर रहे थे और जिस एरोगेंस के साथ उनकी सारी बातें हो रही थी, जिस ओछे लेवल पर जाकर, बहुत निचले स्तर पर जाकर एकनाथ शिंदे और उसके लोग उद्धव ठाकरे और बाकी नेताओं के बारे में बोल रहे थे, उसकी महाराष्ट्र के आम मतदाता को घिन आई थी। अगर मतलब मुझे तो लगता है कि एकनाथ शिंदे का बेटा भी गिर जाएगा, लेकिन आया अगर चुन के तो वो एक ही सीट एकनाथ शिंदे की पार्टी की आ सकती है, एक ही सीट। खुद थाना की सीट भी वो हारने वाले हैं। नरेश मस्के जो एकनाथ शिंदे की तरफ से लड़ रहे हैं वो भी हारेंगे, राजन मिश्रा ही वहां जीत के आएंगे। अगर आया कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के तो वो श्रीकांत शिंदे एक अकेला चुनकर आ सकता है, बाकी भाजपा के रहेंगे। और ये जो महाराष्ट्र की सरकार गिराने का जो पूरा प्रयास हुआ वही महाराष्ट्र के चुनाव का टर्निंग पॉइंट था। तो ये अभी जिस तरीके से चल रहा है, 4 जून का इंतजार सभी को है, और सुनने में आया कि ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स और बैठकें जो है पार्टियों की शुरू हो गई है और पहले से ही रणनीति तैयार की जा रही है कि 4 तारीख को, कि अंदेशा तो उन्हें भी लग गया है सारी पार्टियों को कि महाराष्ट्र में खेल तो हो चुका है। और जो उम्मीद शुरू में जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो 40 पार का नारा जो है वो एनडीए गठबंधन बीजेपी लगा रही थी महाराष्ट्र में, पर दूसरे फेज के बाद उन्हें भी आइडिया लग गया कि नुकसान तो होने जा रहा है महाराष्ट्र में। और अगर हम देखें इन सारी सीटों पे तो अब एक साख की बात भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जी अभी आ रही है मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर साख एक साख की बात भी आ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना अलग हुई 2019 के बाद उनके लिए भी साख की बात है कि अगर उन्होंने सीटों का नुकसान होता है, अजित पवार के सीटों का नुकसान होता है, तो ये जो गठबंधन बना है महायुति का, साथ में जो नया गठबंधन 2024 में देखने को मिला है, इसके बाद इनका ये जो गठबंधन सा क्या होगा, क्या परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं आप? अगर सीटों का नुकसान हो जाता है तो ये तो फेल हो जाएगा फिर ये गठबंधन। अगर मतलब सीटों का नुकसान होना तो तय है 100%। अब
4 जून के एक बाद नतीजे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, और देवेंद्र फडणवीस या कोई और खुद वहां पर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ताकि एटलीस्ट असेंबली के चुनाव ये बीजेपी के पूरी तरह कंट्रोल में रहे। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की वजह से जो नुकसान हुआ है, खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये कई जगह पर कहा है कि अजित पवार को मतलब पार्टी के साथ लेने की वजह से भाजपा के कई कार्यकर्ता सीनियर लोग ये नाराज हो गए थे, ये उन्होंने खुद कहा है। तो वो नाराजगी दूर करने के लिए और चुनाव स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने के लिए चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस पूरी कोशिश करेंगे कि वो खुद सीएम बन जाए। इस लोकसभा इलेक्शन का जो प्रभाव है वो विधानसभा में भी दिखाई देगा 100%, क्योंकि छगन भुजबल ने पहले ही कहा कि हमें 80 से 90 सीटें चाहिए इस बार। नहीं 100% बदलाव आएगा। एक तो बात ये है ना कि इतनी एक लोकसभा चुनाव में विजय के बाद पूरे कार्यकर्ता तीनों पार्टीज के ये बहुत एनर्जाइज हो जाएंगे, इतने एनर्जाइज हो जाएंगे कि उनको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। और उसी में असेंबली चुनाव होंगे, 3 महीने के फासले पर असेंबली चुनाव है सितंबर अक्टूबर में, तो असेंबली चुनाव में भी यही नतीजे रिपीट होंगे महाराष्ट्र में। जी जी, बहुत समय नहीं लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पे आपने अपने ओपिनियन शेयर किए। जाते जाते बस ये जानना चाहेंगे आखिर में कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कह रहे हैं लोग कि अभी भी बहुत बड़ी पिक्चर अभी भी सामने आने बाकी है, क्योंकि बहुत कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति, गठजोड़ की राजनीति वो देखने को मिलने वाली है 4 जून के बाद। क्या कुछ अंदेशा आपको लग रहा है, अगर आप क्या अपने अनुभव से बता सकें कि कुछ किस तरफ जो है बैठ सकता है, करोगे क्या? 4 जून के बाद एक तो सीधी बात है कि राष्ट्रपति भाजपा ने नॉमिनेट किए हुए हैं, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर भाजपा बनती है तो राष्ट्रपति सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को ही बुलाएंगी सरकार बनाने के लिए। तो वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार बनाएंगे भी, और सरकार बनाने के बाद असली प्रयास शुरू हो जाएंगे बाकी अन्य पार्टियों को तोड़ने के। वो कई सारे हथकंडे अपना सकते हैं, कई सारे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये कई सारे हथकंडे अपनाएंगे। वो फिर से एक बार ऐसा हो सकता है कि 60-70-100 लोगों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर देंगे, और बचे हुए जो संख्या रहेगी उसमें मेजॉरिटी साबित करने की कोशिश करेंगे, अरेस्ट करेंगे कई सारे नेताओं को, क्योंकि ये सारी कोशिशें भी नाकामयाब होगी, क्योंकि अब विपक्ष भी उतना समझ गया है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ हम जो कहते हैं कि दे आर प्रेडिक्टेबल कि ये क्या कर सकते हैं, तो उनकी अगर प्रेडिक्शन पता है तो उसके मतलब उसका जवाब देने के लिए भी एहतियात बरते जाएंगे विपक्ष की तरफ से, उनकी तरफ से भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि इस किस्म के सस्पेंशन वगैरह बाकी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली होगा। जी जी, बिल्कुल 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 सही। इसीलिए शायद इंडिया गठबंधन की जो है वो मीटिंग भी हुई थी 1 जून को, काफी कुछ लंबी मीटिंग हुई है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति पे हमसे बात करने के लिए। अब 4 जून के बाद क्या कुछ होता है महाराष्ट्र में, ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हुई है, उससे इतना अंदाजा लग गया और क्लियर है कि भाजपा को, एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में बैठा है, जो उम्मीद वो नहीं कर रहे थे। काफी ज्यादा सीटों का नुकसान उन्हें जो है वो होते दिखाई दे रहा है। अब 4 जून के बाद क्या कुछ कैसे मैनेज होगा, या महाराष्ट्र में किस तरीके से नई सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, बहुत कुछ है देखने को महाराष्ट्र की राजनीति में, तो 4 जून को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र की राजनीति पे किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, वो आपने सुना। और अभी तक की जो पिक्चर बनी हुई है वो उससे ये साफ मालूम चल रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है उसको महाराष्ट्र में भारी नुकसान जो है होता दिखाई दे रहा है। जो उम्मीद वो जता के रखे थे कि 40 के पार जाएंगे और सब कुछ चीजें, वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई है, ऐसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या कुछ परिवेश में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ नए समीकरण बैठेंगे, तो 4 जून के रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।